Morning students, I am Preeti Sharma from Adishwal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your SSC teacher. Let's start our class. Today we are going to why do we need parliament? कल हमने इसमें पढ़ रहे थे हम पार्लियामेंट जो है उसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमें, कैसे पार्लियामेंट जो है वो फॉर्म होता है, कौन कौन से मेंबर्स जो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं और जो पार्लियामेंट है उनके कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो इसमें हम कल इसके फंक्शन पढ़ रहे थे कि जो पार्लियामेंट है उसका क्या रोल है ना, और पार्लियामेंट जो है उस क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, इसके बारे में। तो कल हमने पढ़ा था टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट जो है उसको सेलेक्ट करने के लिए किस तरीके से कोलिशन फॉर्म होता है ना। कोलिशन की जो गवर्नमेंट है वो कैसे फॉर्म होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो अलग अलग ग्रुप ऑफ पार्टीज है, पार्टीज के मेंबर है, जैसा कि आपका पेज नंबर 36 पर दिया हुआ है। 36 पर दिया हुआ है ना, अलग अलग पार्टीज फॉर्म हुई है और फिर इसके लिए जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स होते हैं इसके अंदर अपॉइंट होते हैं, जैसे कि एमएलएस वगैरह अपॉइंट किए जाते हैं। तो उसमें मेजोरिटी के लिए उन्हें टोटल 272 की मेजोरिटी चाहिए होती है। अगर वो कंप्लीट नहीं होती तो वो क्या करते हैं, अदर पार्टीज को भी अपने साथ मिक्स करते हैं, और अगर फिर भी अगर नहीं होता है तो वो जितने भी पार्टी मेंबर्स हैं उन सब से क्या करेंगे, अपनी मेजोरिटी को इंक्रीज करेंगे। और जैसे जैसे मेजोरिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे क्या होगा, इस तरीके से जैसे हम बाकी सब ग्रुप ऑफ मेंबर्स को अगर ज्वाइन करते हैं इसमें तो वो तो क्या कहलाता है, कोलिशन फॉर्म होता है। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा, अब आप देखो एक एक चीज एक एक का फंक्शन यहाँ दिया जाएगा, आपको बुक में साथ साथ अंडरलाइन करना। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। अब जैसे देखो कि जो हमारी गवर्नमेंट इसके 3 पार्ट्स हैं। एक होता है आपका लेजिस्लेटिव, दूसरा होता है आपका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव क्या करते हैं, जो लॉज क्रिएट करते हैं, लॉज बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव जो उस लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं, और जुडिशरी की लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अपना काम प्रॉपर्ली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उनको देखने का काम कौन करती है, जुडिशरी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो लेजिस्लेटिव लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं। The executive, as you read in chapter 1, is a group of persons who work together to implement the laws made by the parliament. यानी कि एग्जीक्यूटिव के अंदर वो मेंबर्स आते हैं जो कि गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉज क्रिएट किए जाएंगे उनको एग्जीक्यूट करना, लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इज ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज द टर्म गवर्नमेंट, यानी कि एग्जीक्यूटिव हमारे सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर कहलाते हैं गवर्नमेंट के, और हमारी जो गवर्नमेंट है वो उसके अंदर मतलब कि सबसे मेन वर्क जो है वो इसका होगा एग्जीक्यूटिव। ठीक है, so the prime minister of India is the leader of the ruling party in the Lok Sabha। ये लोकसभा की ruling party means बीजेपी हो सकती है, कांग्रेस हो सकती है। उस ruling party जो leading party होगी उसका जो मेंबर होगा प्राइम मिनिस्टर, उसी से क्या बनाया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, from the MPs who belong to her party, the prime minister select the minister to work with her to implement this। प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या करेंगे, अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे। अदर मिनिस्टर्स जो होते हैं वो अलग अलग जैसे कैटेगरी के होते हैं, कई एजुकेशन मिनिस्टर है, कई हेल्थ मिनिस्टर है, कई चीफ मिनिस्टर है, कई डिफेंस मिनिस्टर है। तो अलग अलग जो मिनिस्टर्स हैं उनको अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर। These ministers then take charge of different areas of government। फिर वो मिनिस्टर्स क्या करेंगे, अलग अलग अपना चार्ज लेंगे, और फिर उसके बाद में फंक्शनिंग लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड फाइनेंस। और कैसे वर्क करेंगे, हेल्थ, एजुकेशन और फाइनेंस लिए जो है वो अलग अलग मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है और उसी बेस पर फिर काम होता है। ठीक है,
Oftentimes in the recent past, it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government. कोई सिंगल मेजोरिटी पार्टी के पास का तो काम नहीं होता है कि वो अकेला पर्सन जो है वो पूरी कंट्री को अकेला चला सकता है, अकेला देख सकता है. उसको क्या चाहिएगा, अलग अलग मेंबर्स चाहिए काम करने के लिए. So then they join them together with different political parties who are interested in similar concern to form what is known as coalition government. coalition government से जो मेंबर फॉर्म किए जाते हैं, जो मेंबर्स, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे पेज नंबर 36 पर देखो, जो आईएनसी है ये 206 है, तो 206 है और इसको 272 बनाने के लिए ये क्या करेगा, बीजेपी को भी इंक्लूड करना चाहेगा, बीएसपी को इंक्लूड करना चाहेगा, या इधर से जो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी दी गई है इसको ये इंक्लूड करेगा, करेगा ना. तो जिससे क्या होगा, ये अपनी मेजोरिटी 272 करने के लिए. अब ये इनको जो अपने साथ मिक्स करेगा, उसके पीछे कल मैंने आपको कल भी बताया था कि उसके पीछे मेन उसका मकसद क्या होगा, अपनी मेजोरिटी को इंक्रीज करना. लेकिन उसके बदले में क्या करना पड़ेगा उस पार्टी को, उसे कहीं ना कहीं किसी मिनिस्टर के पोस्ट पर उनके मेंबर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा. ठीक है, तो इस बेस पर ही तो इस तरीके से कोalition गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में फॉर्म होती है. The Rajya Sabha functions primarily as the representative of the state of India in the parliament. कि राज्य सभा जो है वो भी हमारे पार्लियामेंट का ही एक पार्ट है. पार्लियामेंट के जो पार्ट्स होते हैं जैसे लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों से ही मिलकर क्या बनती है, पार्लियामेंट बनती है. राज्य सभा can also initiate legislation and a bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law. किसी भी लॉ को अगर लोगों तक पहुंचता है तो उससे पहले लोकसभा के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी मेजॉरिटी से अदरवाइज अगर ये मना करेगा तो उसको, ठीक है, इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों की मेजॉरिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है. मेजॉरिटी में आप समझ रहे हो ना कि जैसे मान लो कोई भी बिल पास करना है या कोई भी लॉ पास करना है तो लोकसभा के तो सारे मेंबर्स ने अप्रूवल दे दिया कि हाँ हम सब सहमत है इस चीज से. वहीं पर राज्यसभा अगर मना कर देता है तो वो बिल पास नहीं होगा. ठीक है, और अगर राज्यसभा उस चीज को अप्रूव कर देता है तो क्या होगा, वो बिल फॉलो किया जाएगा. हाँ, सभी होते हैं लोकसभा राज्यसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर सारे ही मेंबर्स होते हैं. So it therefore has an important role of reviewing and alternating the laws initiated by the Lok Sabha. The member of the Rajya Sabha are elected by the elected members of the Legislative Assembly of various states. कि अलग-अलग states के जो MLAs होते हैं ना, वो सारे क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं किसको, राज्य सभा के मेंबर्स को. There are 233 members plus 12 members nominated by the president. यानी कि राज्यसभा के members हो गए 233 तो nominated members. Nominated means जिनको किया जाता है election base पर जिनको select किया. 12 वो elected होंगे किसके द्वारा, members nominated by the president. President nominate करता है राज्यसभा के अंदर 12 members. ये 12 members कौन, टीचर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट टॉपिक में जो एक्सपर्ट होते हैं वो चुने जाते हैं. नॉमिनेटेड होते हैं, इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट. यानी कि हर एक स्टेट के जो एमएलए होते हैं वो, ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट. कि दूसरा फंक्शन क्या है पार्लियामेंट, कि कैसे गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, गाइड करती है और इन्फॉर्म करती है. ठीक है, द पार्लियामेंट व्हाइल इन सेशन बिगिन विद ए क्वेश्चन आवर. पार्लियामेंट का सेशन जो है वो किससे शुरू होता है, क्वेश्चन आवर से शुरू होता है. सबसे पहले सवाल ही होते हैं वहां, है ना. द क्वेश्चन आवर इज एन
important mechanism through which MPs can elicit information about the working of the government. कि जितने भी MPs होते हैं वो लोग क्या करते हैं, कौन गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है क्या नहीं कर रही है, वो सारा चीज जो है वो क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाता है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव. यानी कि एक अच्छा वे है जिसके अंदर जितने भी जो मिनिस्टर्स होते हैं उन सबको कंट्रोल किया जा सकता है कि वो किस तरीके से उनका काम है, कैसे प्रोसेसिंग कर रहे हैं. By asking question, the government is alerted to its shortcoming and also come to know the opinion of the people through their representative in the parliament. कि इसमें जो क्वेश्चन आज शुरू किया जाता है, सब लोग अपना प्रॉब्लम बताते हैं वहां पर, कुछ कोई कुछ बोलेगा उसके लिए, कोई कुछ बोलेगा, कुछ सजेशन देंगे कि ऐसा कर लेना चाहिए, कुछ उसमें कमियां निकालने की कोशिश करेंगे. तो उससे क्या होगा, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होगा, है ना. So, MPs asking question of the government is a crucial task for every MP. The opposition party play a critical role in the healthy functioning of a democracy. They highlight drawbacks in various policies of program of the government and mobilize popular support for their own policies. ये अलग-अलग जितने भी मेंबर्स यहाँ नॉमिनेट किए जाते हैं वो सारे क्या करते हैं, दूसरे से क्वेश्चन करेंगे और उन क्वेश्चन आर में क्या होगा, उनका सॉल्यूशन भी निकलता है. तो इस तरीके से डिस्कशन किया जाता है कहाँ, पार्लियामेंट. नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक एंड इज केप्ट ऑन इट्स टोज बाय द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द एमपीज. तो इसमें क्या होता है, जो पार्लियामेंट के अंदर सारे मेंबर सारी चीजों को नोट करते हैं, किसने क्या सवाल किया है, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, सबकी सजेशन सुन के अपना भी कुछ उसमें और जोड़ना होता है, तो वो सारी चीजें वो नोट करते जाते हैं. तो सारी चीजें जो है वो वहां पर एक फीडबैक ली जाती है कि किस स्टेट में क्या प्रॉब्लम है और कैसे वहां पर काम हो. In addition, in all the matter dealing with finance, the parliament approval is crucial for the government. कि गवर्नमेंट जो है वो कैसे काम कर रही है उसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल जो है वो होना जरूरी है. This is the one of the several ways in which the parliament controls, guides and inform the government. The MPs representative of the people have a central role in controlling, guiding and informing parliament, and this is a key aspect of the functioning of the Indian democracy. कि हमारी ये जो कंट्री है ये डेमोक्रेटिक कंट्री और इसमें गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, ये सारी चीजें जो है वो सबके सामने ओपन रहता है. ये नहीं है कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है किसी को पता नहीं चल रहा. तो पार्लियामेंट के अंदर जब सब बैठ के डिस्कस करते हैं तो सारी चीजें जो होती है वो क्लियर होती है सबके सामने. ठीक है. थर्ड आता है आपका लॉ मेकिंग. कि लॉ मेकिंग इज अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट का इंपॉर्टेंट काम क्या है, लॉज बनाना. वी शैल रीड अबाउट दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर. हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन लोग होते हैं. तो पार्लियामेंट नाउ हैज मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स. अलग अलग तरह के लोग उसमें इंक्लूड होते हैं. जैसे कि देयर आर मोर रूरल मेंबर्स एज आल्सो मेंबर फॉर मेनी रीजनल पार्टी groups and peoples that were till now unrepresented are belonging to get elected to parliament. कि इसके अंदर हर तरह के मेंबर्स होते हैं, रूरल एरिया से भी अर्बन एरिया से, अलग अलग रीजन के भी जो मेंबर्स होते हैं वो बिलोंग करते हैं इसके अंदर. तो यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप पर्टिकुलर रीजन नहीं होता बल्कि हर तरह के लोग जो होते हैं वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं. There has also been an increase in political participation from the Dalit and backward classes. यानी कि यहाँ पर हर तरह के मेंबर मीन्स यहाँ पर दलित और जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं. क्योंकि इसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था स्कूल के अंदर कि स्टेट का पर्टिकुलर कोई रीजन और कास्ट नहीं है. तो इस वजह से हम इसके अंदर किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. यहाँ पर हर तरह के लोग जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. So let's look at the following table that shows the percentage of the population who voted in Lok Sabha election in different year. तो देखो यहाँ नीचे जो टेबल दी गई है 1951-52 में कितने परसेंट वोट दिए गए लोकसभा को. फोर्थ जो हुआ 67 के अंदर वो इसमें कितना परसेंटेज जो है वो लोकसभा को वोट मिला है. तो ये सारे जो है वो यहाँ दिए गए. Next है, it has been observed that representative democracy cannot produce a perfect reflection of society. कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मीन्स जहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं.
जिनको इलेक्ट किया जाता है पीपल्स के द्वारा, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या करते हैं, सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। मीन्स आपने अगर जैसे वोट किया, जितने भी एमएलए होते हैं इन सबको अपन वोट करते हैं ना, तो वोट करने के बाद में वो क्या है, पर्टिकुलर जिस रीजन से उनको इलेक्ट किया गया वो उस रीजन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। झुंझुनू से सपोज कोई सिलेक्ट जो मेंबर है उसको अपॉइंट किया जाता है ना, उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर बनाया जाता है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, झुंझुनू में रहने वाले हर एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां पे रहने वाले हर एक प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक पर्सन के प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। क्योंकि सारे लोग तो अपनी प्रॉब्लम ले जाकर वहां नहीं जा सकते पार्लियामेंट में, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि पूरी जो इंडिया है वो एक साथ वहाँ पार्लियामेंट में प्रेजेंट हो सके, नहीं हो सकता ना। अब क्लास के अंदर कई बार ऐसा होता है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करते हो, अपने क्लास मॉनिटर से डिस्कस करते हो, है ना। फिर वो जाके आपके टीचर से वो बात करता है, कौन बात करता है, मॉनिटर बात करता है। प्रॉब्लम किसकी है, पूरे क्लास की है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव कौन हुआ, वन मॉनिटर, है ना। वो सबके बदले में वो अकेला बात करता है ना। उसी तरीके से जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, जो एमएलएस अपॉइंट किए जाते हैं, वो सभी मेंबर्स क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जिस स्टेट से, जिस रीजन से उनको सिलेक्ट किया जाता है, उस रीजन के वो पर्टिकुलर वन रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सभी लोगों के लिए बात करते हैं। ये नहीं है कि वो वहां पर सिर्फ अपने लिए या अपने फायदे के लिए बैठा, बल्कि हर एक पर्सन की जो प्रॉब्लम्स है उसको शॉर्ट आउट करने के लिए उसे रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। So there is a realization that when interest and experience separate us, it is important to ensure that communists that have been historically marginalized are given adequate representation. With this in mind, some seats are reserved in parliament for SC and STs. कि जो SC ST है, इन कास्ट के जो लोग होते हैं, इन लोगों के लिए सीट्स रिजर्व की जाती है। पर्टिकुलरली हर चीज में इनकी सीट्स जो होती है वो रिजर्व होती है ना। So this has been done so that the MPs elected from these constituencies will be familiar with can represent Dalit and Adivasi interest in parliament. कि जो MPs इलेक्ट किए जाते हैं वो भी SC और ST के लिए उनकी सीट रिजर्व होती है, और इस रिजर्व सीट का मेन रीजन यही होता है कि ताकि उन वर्ग के लोगों को भी आगे आने का मौका मिले, है ना, इसीलिए उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। Similarly, it has more recently been suggested that there should be reservation of seats for women. वुमन के लिए भी सीट्स जो होती है वो रिजर्व होती है। रिजर्व मीन समझ रहे हो ना आप लोग, जैसे कि कोई भी आप देखोगे कि फॉर्म वगैरह जो निकलते हैं उसमें आप देखोगे कि जो सीट होती है वो जनरल मैन के लिए है, वुमन के लिए है, एससी के लिए, एससी के जो मैन है उनके लिए सीट है, वुमन के लिए सीट है, है ना। कि पर्टिकुलरली एससी कास्ट के पर्सन है उसमें 25 वोट जो है क्या कर सकती है, पार्टिसिपेट कर सकती है। मैन कितने पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो जनरल चाहे कोई भी कास्ट का हो, सबके लिए क्या होता है, सीट जो होता है वो पर्टिकुलर रिजर्व होता है, ताकि हर एक कास्ट के पर्सन को आगे आने का मौका मिल सके, ठीक है। This issue is still being debated. 60 years ago, only 40% of MPs were women, and today it is just above 11%. यानी कि पहले क्या मतलब कि 60 साल पहले 60% MPs तो वुमन थी, लेकिन अब वो धीरे-धीरे कम हो गई, कितनी, 11%. This is a small share when you consider the fact that half the population are women. कि हम क्या देखते हैं, पॉपुलेशन जहाँ हम देखते हैं वहाँ हाफ पॉपुलेशन वुमन की भी है, लेकिन इनका जो परसेंटेज है वो धीरे-धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। It is issue of this kind that force the country to ask certain difficult and often unresolved question about whether our democratic system is representative enough. The fact that we can ask this question and are working towards answer is a reflection of the strength and faith that people in India have a democratic form of government. कि ये जो हमारी कंट्री है ये क्या है, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें हर एक पर्सन को वोट करने का राइट है, और 18 अबव जो वोट कर सकते हैं वो सभी क्या करते हैं, वोट भी करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा अपनी नोटबुक में। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से
मैं तुम लोगों को करवाना चाह रही थी। जैसे कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का अगर आपने क्वेश्चन किया है तो क्वेश्चन भी आपके माइंड में होंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपने किए हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन लिखना कि वो फर्स्ट चैप्टर में नहीं है तो थर्ड चैप्टर आप कभी स्टार्ट करोगे जब फर्स्ट और सेकंड के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप कंप्लीट करो। सो टेक आउट योर नोटबुक, रफ नोटबुक निकाल लीजिए आप। उसमें फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ए है ये क्वेश्चन। फर्स्ट चैप्टर में आपकी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, है क्या? नहीं है ना? तो हम जब सिविक्स पढ़ रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन हमारा यही होना चाहिए और इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर आप लिखिए। इसका आंसर a constitution is a set of a constitution is a set of rules and principles, rules and principles that all persons in a all persons in a country in a country can agree upon agree upon as the basis of the way in which basis of the way in which they want in which they want the country to be the country to be governed। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका फर्स्ट चैप्टर का व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका आंसर है तो आप नोट कर लीजिए। बाकी फर्स्ट चैप्टर के अंदर आप लोगों ने अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी लिखा होगा, लिखा है क्या? इसका कोई क्वेश्चन था फंडामेंटल राइट्स का?
क्या आपने इसमें फंडामेंटल राइट्स लिखे हैं? अगर नहीं लिखे हैं तो आप पेज नंबर 14 पर फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है तो साइड कॉलम के अंदर वो सारे फंडामेंटल राइट्स आपको लिखने हैं। ठीक है, ये सारे फंडामेंटल राइट्स जो है तो आपको लिखने एक्सप्लेन करना है, सिर्फ नेम्स नहीं, इनको एक्सप्लेन भी करना है आपको। ठीक है, हाँ क्वेश्चन आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि राइट द फंडामेंटल राइट्स, तो अभी मैं बताती हूँ, या फिर एक्सप्लेन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं आपको, फंडामेंटल राइट्स क्या आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द फंडामेंटल राइट्स, explain the fundamental rights of the Indian Constitution. Indian इसमें आपको ये पेज नंबर 14 पर ये देखो आप, इसमें ये ब्लू कलर से दिया हुआ है ना, ये पूरा ये वाला कंप्लीट। ठीक है, सिर्फ इसके अंदर जो फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी, इस राइट टू इक्वलिटी को आपको लिखना है प्लेग्राउंड, होटल्स, शॉप्स एक्सेट्रा तक। ठीक है, इसको यहाँ होटल्स, शॉप्स एक्सेट्रा तक इसको कंप्लीट करोगे, बाकी पूरे पैराग्राफ आएंगे। ठीक है, अब इस चैप्टर से हमारा और क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक तो आपके की फीचर्स दिया हुआ है ना, क्या इसका कोई क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में? की फीचर्स के हैं सारे क्वेश्चन? ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन आपका ये आता है कि व्हाई डज ए डेमोक्रेटिक कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? तो फिर ठीक है, फिर तो आपका फर्स्ट चैप्टर जो है उससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते थे वो हो चुके हैं। कल अपन सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड जो अगर इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन हुआ तो उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, Yes, ma'am.